अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं सैयद अली एकेडमी और हाजिर हैं हम लोग क्लास 11 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स चैप्टर की एक और नई वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो के अंदर हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले वो है हमारे पास मोनोसेक्राइड्स। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर हम मोनोसेक्राइड्स के बारे में जानना चाहते हैं तो मोनो का यहाँ पर मतलब होता है सिंगल और सेक्राइड का मतलब होता है शुगर, यानी कि जब एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होगा उन्हें मोनोसेक्राइड कहा जाएगा। तो ये कार्बोहाइड्रेट का वो ग्रुप होता है जिसके अंदर सिर्फ एक शुगर का मॉलिक्यूल मौजूद होता है। अब अगर हम हाइड्रोलाइसिस करना चाहें तो हाइड्रोलाइसिस एक ऐसा प्रोसेस होता है जो बड़े मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ता है। तो क्योंकि ये बने ही एक शुगर के हैं तो ये हाइड्रोलाइसिस के नतीजे में टूट नहीं सकते। मज़ीद अगर हम बात करेंगे तो इनका जो फार्मूला होता है, जनरल फार्मूला जो होता है, जो सिंपलेस्ट फार्मूला होता है, वो हमारे पास ये रहता है CnH2nOn। एन नंबर को ज़ाहिर करता है, हमने पहले भी ये डिस्कस किया था। अगर एन 3 हो जाएगा तो 3 कार्बन के साथ आ जाएगा, 3 ऑक्सीजन के साथ भी आ जाएगा और 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई होगा तो हाइड्रोजन के साथ ये 6 बन जाएगा। तो सिंपल समझ लें, जितने कार्बन होते हैं उतने ऑक्सीजन होते हैं और हाइड्रोजन उनसे डबल होते हैं। अगर कार्बन 5 होंगे तो ऑक्सीजन भी 5 होंगे, लेकिन हाइड्रोजन उससे डबल होंगे यानी कि 10 होंगे। इसी तरह से अगर कार्बन 6 होंगे तो ऑक्सीजन भी 6 होंगे और हाइड्रोजन उनसे डबल 12 मौजूद होंगे। अगर हम बात करते हैं तो इनके बारे में, तो ये जो हैं स्वीट टेस्ट होते हैं, मीठे होते हैं जायके के अंदर, पानी के अंदर सॉल्युबल होते हैं और वाइट क्रिस्टल्स की सूरत में मौजूद होते हैं, वाइट दानों की सूरत में मौजूद होते हैं, जिस तरह से आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आपको फ्रक्टोज और राइबोज ये दोनों ही शुगर के मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। मज़ीद अगर मोनोसेक्राइड्स के बारे में बात करते हैं तो मोनोसेक्राइड्स को कार्बन के तादाद के हिसाब से क्लासीफाई किया हुआ है। जिनमें 3 कार्बन होंगे उन्हें अलग रखा जाएगा, जिनमें 4 कार्बन है वो अलग, जिनमें 5 कार्बन है उन्हें अलग, और उनके नाम के आखिर में OSE लगाया जाता है। तो शुरू के अंदर कार्बन की तादाद होगी, जैसे ट्राइओज है तो ट्राई का मतलब होता है 3 और OSE का मतलब होता है शुगर का मॉलिक्यूल। तो ट्राइओज मतलब ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 3 कार्बन मौजूद होंगे। टेट्रारोज, टेट्रा का मतलब होता है 4, टेट्रारोज का मतलब होगा ऐसा शुगर का मॉलिक्यूल जिसमें 4 कार्बन मौजूद होंगे। इसी तरह से पेंटोज, पेंटा का मतलब होता है 5, यानी कि ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिनमें 5 कार्बन होंगे। हेक्सोज, हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी कि ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिनमें 6 कार्बन होंगे। और हेपाटोज, हेपाटा का मतलब होता है 7, ऐसे शुगर के मॉलिक्यूल जिनमें 7 कार्बन मौजूद होंगे। अगर ट्राइओज की बात करेंगे, 2 एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं, ग्लाइसरोज और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन। ग्लाइसरोज को ग्लाइसर अल्डिहाइड भी कहा जाता है। तो ये रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, जब ग्लूकोज ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो उस दौरान जो है ग्लाइसर अल्डिहाइड प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह से डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन जो है ये भी रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होता है, लेकिन समझ लीजिए ये आर्जी प्रोड्यूस होते हैं, फिर ये दोबारा तब्दील हो जाते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं टेट्रारोज के हवाले से, तो टेट्रारोज के अंदर जो एथेरोज होता है ये बहुत ही कम मौजूद होता है और बैक्टीरिया के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है। इसी तरह से एराथ्रोलोज जो है वो भी बहुत ज़्यादा रेयर होता है, ये भी मेटाबॉलिज्म के दौरान प्रोड्यूस हो रहा होता है। पेंटोज की अगर हम बात करते हैं तो पेंटोज के अंदर 2 नाम लिखे हुए, राइबोज और दूसरा है राइब्यूलोज। राइबोज जो होता है ये न्यूक्लिक एसिड के अंदर मौजूद होता है, डीएनए के अंदर मौजूद होता है राइबोज। डीएनए का फुल फॉर्म अगर आप देखेंगे तो वो होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो वहाँ पर ये जो राइबो है ये राइबोज को जाहिर करता है। आरएनए के अंदर भी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो यहाँ पर ये राइबोज शुगर मौजूद है। ये राइबुलोज जो दूसरा मॉलिक्यूल जिक्र किया जा रहा है, फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड को हासिल करने में राइबुलोज हेल्प कर रहा होता है। तो फोटोसिंथेसिस में ये यूज़ हो रहा होता है। उसके अलावा हेक्सोज की बात करेंगे तो इसके अंदर कई सारे नाम आ जाएंगे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और ग्लेक्टोज आ जाएंगे। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फ्रूट के अंदर मौजूद हो सकते हैं, मिल्क के अंदर मौजूद हो सकते हैं। उसके अलावा ग्लूकोहेप्टोज की बात करेंगे, ये भी रेयर होता है और कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होता है। अब यहाँ पर वही बात लिखी हुई है जैसे कि ग्लाइसरोज और दूसरा डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन, ये जो होते हैं रेस्पिरेशन के दौरान प्रोड्यूस होते हैं। टेट्रोज की बात करेंगे, रेयर होंगे, बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होंगे। पेंटोज की बात करेंगे, राइबोज खुसूसन न्यूक्लिक एसिड में मौजूद होता है। हेक्सोज की बात करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हेक्सोज के अंदर अगर ग्लूकोज की बात करेंगे तो वो फ्रूट में मौजूद हो सकता है, उसके अलावा मकई में मौजूद हो सकता है, हनी के अंदर भी मौजूद हो सकता है। और जितने भी पॉलीसेक्राइड्स हैं, स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजिन हो गया, सेल्यूलोज हो गया,
उन सब के अंदर ये ग्लूकोज मौजूद होता है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं तो कंबाइन स्टेट में वो वहाँ मौजूद होता है। फ्रक्टोज की बात करेंगे तो वो भी फ्रूट के अंदर मौजूद होता है और इसे फ्रूट शुगर जो है कहा जाता है। अब अगर हम इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करते हैं तो मोस्टली ये जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं वो क्लोज्ड स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं, वो रिंग लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। लेकिन कभी कभार ये जो है ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी मौजूद हो सकते हैं। काफ़ी रेयर होते हैं ओपन चेन स्ट्रक्चर में इनका मौजूद होना। तो ये इनका ओपन चेन स्ट्रक्चर है और ये इनका क्लोज चेन स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर आप ये ध्यान में रखिएगा कि ग्लूकोज का जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है उसे पायरानोज जो है कहा जा रहा है और फ्रक्टोज का जो क्लोज चेन स्ट्रक्चर है उसे फ्यूरानोज जो है कहा जा रहा है। असल में फ्यूरानोज वो होगा जिसके अंदर 5 मेंबर्स मौजूद होंगे। अब यहाँ पर देखेंगे एक ये मौजूद है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा। तो 5 मेंबर वाली रिंग जो होगी उसे फ्यूरानोज जो है कहा जाएगा और जिसके अंदर 6 मेंबर्स होंगे उसे जो है पायरानोज जो है कहा जाएगा। तो ये 6 मेंबर्स वाली रिंग मौजूद होगी। अब किस तरह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है ग्लूकोज का, ये पहला कार्बन जो है ये रिएक्ट करता है 5वें कार्बन के साथ और इस तरह से एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनता है। और फ्रक्टोज के अंदर इस तरह से होता है कि ये जो दूसरा कार्बन होता है ये रिएक्ट करता है इस 5वें कार्बन के साथ और इस तरह से हमारे पास 5 मेंबर वाला रिंग लाइक स्ट्रक्चर जिसे फ्यूरानोज जो है कहा जा रहा है वो डेवलप होता है। अब यहाँ पर आइसोमर्स का जिक्र हो रहा है। आइसोमर्स क्या होते हैं? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका फार्मूला तो सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर अलहदा हो उन्हें आइसोमर्स कहा जाता है। जैसे कि ग्लूकोज हो गया, ग्लेक्टोज हो गया या मेनोज हो गया, इन सभी का फार्मूला सेम होता है C6H12O6, लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क होता है। तो जिनमें स्ट्रक्चर में फ़र्क होगा उन्हें आइसोमर्स जो है कहा जाएगा। इसी तरह से फ्रक्टोज और बोस साइकोस, इनका भी फार्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क मौजूद होगा, तो ये भी आइसोमर्स होंगे। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये भी बेसिकली आइसोमर्स ही है, लेकिन ग्लूकोज के अंदर अल्डिहाइड ग्रुप होता है और फ्रक्टोज के अंदर कीटोन ग्रुप होता है। तो ग्लूकोज के जैसे ही दूसरे अल्डिहाइड ग्रुप वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें अल्डो हेक्सो आइसोमर्स कहा जाएगा और फ्रक्टोज के जैसे बाकी कीटोन ग्रुप वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे उन्हें कीटो हेक्सो आइसोमर्स कहा जाएगा। तो यहाँ पर आप फ़र्क देख सकते हैं कि हाइड्रोक्साइल ग्रुप इस तरफ मौजूद है लेकिन मेनोज में यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं है। और दूसरा आप देख रहे हैं ग्लेक्टोज में यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है लेकिन ग्लूकोज में यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं है और ना ही मेनोज में यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है। फिर यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोक्साइल ग्रुप मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो फ़र्क है इसे हम कहेंगे कि फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर में फ़र्क आ रहा है और इसी तरह से ये हमारे पास आइसोमर्स बनते हैं। अब यहाँ पर जो टॉपिक डिस्कस किया जा रहा है वो है स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर्स कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर और उनका रोल आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर, आर्टिफिशियल स्वीटनेस में उनका किस तरह से किरदार होता है। लिखा हुआ है कि शुगर के कई सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, यानी कि वो बिल्कुल एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। जैसे कि हमारे पास एक मौजूद है डी ग्लूकोज और दूसरा मौजूद है एल ग्लूकोज। अगर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है, एल ग्लूकोज के अंदर अपोजिट साइड पर OH ग्रुप मौजूद होगा। अगर यहाँ पर OH ग्रुप मौजूद है तो डी ग्लूकोज में अपोजिट साइड पर OH ग्रुप मौजूद होगा, यानी कि ये एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होते हैं। आपकी बुक के अंदर सिंबोर्ड के अंदर ये स्ट्रक्चर जो है गलत बयान किए गए हैं। अब इनका फ़ायदा क्या होता है डी ग्लूकोज का और एल ग्लूकोज के हवाले से? समझ लें कि हमारी बॉडी के अंदर जितने शुगर हम लोग खा रहे होते हैं वो ये डी ग्लूकोज होते हैं, वो राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं। लेकिन जो राइट हैंडेड शुगर्स होते हैं और लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स होते हैं उनका जायका बिल्कुल एक जैसा होता है। अब होता है इस तरह से कि हमारी बॉडी के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो भी हमारे पास राइट हैंडेड एंजाइम्स मौजूद होते हैं। तो राइट हैंडेड एंजाइम्स जो हमारी बॉडी में मौजूद है वो सिर्फ़ और सिर्फ इन राइट हैंडेड शुगर्स को तोड़ सकते हैं। शुगर के बड़े मॉलिक्यूल्स हम लोग खाते हैं, डाइजेशन होगी, डाइजेशन में वो छोटे मॉलिक्यूल्स बनेंगे, फिर वो ब्लड में जाएंगे। तो डाइजेशन के अंदर जो एंजाइम्स इस्तेमाल होने वाले हैं वो राइट हैंडेड एंजाइम्स होंगे। अगर हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हम लोग एल ग्लूकोज का अगर हम इस्तेमाल करेंगे, लेफ़्ट हैंडेड ग्लूकोज का इस्तेमाल करेंगे, तो ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली हैं डायबिटिक पेशेंट्स के लिए। जो डायबिटिक होते हैं, जिनकी बॉडी में ग्लूकोज का ज़्यादा आ जाना ये मसला कर देता है। अब मामला ये होता है कि वो फिर मीठा खाने के लिए भी तरस रहे होते हैं, तो वो लोग फिर लेफ़्ट हैंडेड शुगर्स को इस्तेमाल कर लेते हैं।
लेफ्ट हैंडेड शुगर का मास, लेफ्ट हैंडेड शुगर का स्वीटनेस जो है वो वैसा ही होता है जैसा राइट हैंडेड शुगर का होता है। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में वो जब जाएंगी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएंगी, वो ब्लड में शामिल नहीं हो पाएंगी, तो फिर वो कैलोरीज भी नहीं दे पाएंगी क्योंकि एंजाइम्स मौजूद नहीं हैं इन लेफ्ट हैंडेड शुगर्स को डाइजेस्ट करने के लिए। तो राइट हैंडेड शुगर्स, उनके पास राइट हैंड एंजाइम्स होंगे, वो आसानी के साथ फिट हो जाएंगे उनकी एक्टिव साइड पर और ब्रेक डाउन हो पाएगा, फिर वो आगे चल के एनर्जी देने वाले होंगे। लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है वो फिट नहीं हो पाएंगी, ना मेटाबॉलिज्म होगा और ना एनर्जी मिलेगी और ना ही फिर बॉडी में मसला होगा। तो इस तरह से डायबिटिक लोगों को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के अंदर लेफ्ट हैंडेड शुगर्स जो है दिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही था। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमें बहुत सा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।